अभी आज का जो लेक्चर होगा ना वो है थर्मोकेमिस्ट्री। इस थर्मोकेमिस्ट्री के दो हिस्से हैं, एक को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं और एक को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अभी इनके अंदर फ़र्क क्या है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और थर्मोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ के दरमियान, उसे हम नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं एंथैल्पी कैसे चेंज हुई, एनर्जी किस तरह से चेंज हुई, प्रेशर किस तरह से इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम किस तरह से डिक्रीज़ किया। ये जो हम पढ़ते हैं ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जब हम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, इनकी जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इससे मतलब जिस तरह से हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इसे हम नाम थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ हीट चेंजेस को देखें, उसे हम नाम देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। सेकेंड बात ये आपको याद होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर हम जो भी अमाउंट लेंगे वो हम ज़्यादा मिकदार में लेंगे। वो हम इस तरह से मिसाल एटॉमिक लेवल पर हम यहाँ पर नहीं देखते कि भाई इस एटम की अरेंजमेंट क्या आती। अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाऊँगा कि वो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम और क्या कहते हैं जो काइनेमेटिक्स है ना, वहाँ पर फिर माइक्रो वहाँ पर होगी ना, यहाँ पर जो है वो मैक्रो स्टडी है। मैक्रो और मैक्रो के अंदर फ़र्क है। अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो वो हम एटॉमिक लेवल पर उठाते हैं, लेकिन अगर मैं मैक्रो की बात करूँ इसका मतलब ये कि इसको हम मोल्स में उठाते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा मिकदार में उठाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का कोई रिलेशन नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में आप ये नहीं पढ़ोगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर एटम्स का क्या है या मॉलिक्यूल्स का क्या है या उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ हमें थर्मोडायनेमिक्स हमें स्टडी करते हैं, हम फिजिबिलिटी ऑफ चेंज को देखते हैं। मिसाल इसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज कितना आया, इसे हम देखते हैं। बाकी हम इसको नहीं देखते कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था, इसके अंदर कौन से एटम्स थे, इसके अंदर कौन से आयंस थे, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ही नहीं, ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी है। उसके बाद तीन चीज़ें आती हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम किसे कहते हैं कि हर वो सब्सटेंस जिसको हम स्टडी करें या हर वो सब्सटेंस जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशंस करें, या वो सब्सटेंस जिसको हम ऑब्ज़र्व करें, या वो सब्सटेंस जिसके बारे में हम कंसिडरेशन करें, उस चीज़ को हम नाम देते हैं सिस्टम। अब एक होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग से कहते हैं सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो भी हिस्सा है उसे हम नाम देते हैं सराउंडिंग। अभी उसके बाद हम कहते हैं कि बाउंड्री क्या है। हम कहते हैं कि वो रियल या इमेजिनरी सरफेस जो सराउंडिंग और बाउंड्री को सेपरेट करता है, उसे हम नाम देते हैं बाउंड्री। सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम को तो आपको पता है, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो। क्लोज सिस्टम में सिर्फ मैटर चेंज, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों चेंज नहीं होते। ये तो अपने पढ़ा, ये तो ईजी है। उसके बाद स्टेट ऑफ सिस्टम किसे कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, साल सिस्टम जिस हालत में मौजूद है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, इसको हम नाम देते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अभी कहते हैं कि फंडामेंटल ये क्या है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स की। इसको तुम लोगों ने पढ़ा है, ये तो इतने इसके अंदर कोई बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं स्टेट फंक्शंस पर। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, वो पाथ पर डिपेंड ना करे। अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ना ये क्या कह रहे हैं कि पाथ पर डिपेंड ना करे। देखो, आप किसी सिस्टम का ना हीट बढ़ाना चाहते हैं, या तो ये करो उस सिस्टम पर वर्क करो तो उसकी हीट बढ़ जाएगी, या तो उस सिस्टम को आप हीट दो, उस सिस्टम की हीट बढ़ जाएगी। या तो उस सिस्टम पर आप प्रेशर अप्लाई करो, कंप्रेस करो, या तो वो क्या हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगी उस सिस्टम की। तो हम कहते हैं हम लोगों ने कितने तरीक़ों से हम लोगों ने हीट को इंक्रीज़ किया, 3-4 तरीक़ों से इंक्रीज़ किया। इसका मतलब ये कि ये अभी भी अगर आप प्रेशर उठा रहे और वो भी फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है, जो भी चीज़ उठा रहे ना। अभी ये जो आपने एनर्जी चेंज की, इसमें हम लोगों ने पाथ को स्टडी नहीं किया। इसको हम यहाँ पर हम पाथ को नहीं पढ़ते हैं कि पाथ कौन से थे, किस पाथ मतलब कि किस तरीके से आपने चेंज किया। बस हमें जो चेंज चाहिए तो वो हमें हासिल हुआ। इसे हम नाम होते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन दरअसल कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसको आप इस तरह से रख लेना, UHS-PTV-G। यू मतलब अभी इस तरह से UHS-PTV, UHS जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इस तरह से याद रखें ना, UHS-PTV-G। जी जो है यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी को ज़ाहिर करता है।
अभी पाथ फंक्शन किसे कहते हैं? पाथ फंक्शन वो फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करे, वो प्रॉपर्टी जो पाथ पर डिपेंड करे, उसे हम नाम देते हैं पाथ फंक्शन। जैसे कि वर्क, हीट, EMF। अभी वर्क जो है ना वो पाथ पर डिपेंड करता है। अभी अगर एक बॉडी है ना वो इनिशियली रेस्ट में, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन अगर मैं उसे ले जाऊँ हाइट पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 100 जूल हो जाएगी। तो ये हाइट की वजह से इसके अंदर क्या आया? एनर्जी आई। हाइट एक पाथ, मिसाल वो अभी पोटेंशियल एनर्जी के वो पाथ पर डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सॉरी। इसका यह मतलब है ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाइट पर डिपेंडेंट है। हाइट क्या है? हाइट वो एक पाथ ही है। ये जो मैंने इसके साथ बाकी पॉइंट्स लिखे हैं ना कि पैरामीटर ये वो ना, इसको याद मत करो, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ना उसको लिखो। अभी दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड ना करता हो, मिसाल जो मास पर डिपेंडेंट ना हो, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इंटेंसिव। और जो मास पर डिपेंड करे उसे हम नाम देते हैं एक्सटेंसिव। उसके बाद दूसरा फ़र्क इनका ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जब आप किसी सिस्टम को डिवाइड करो दो इक्वल पार्ट्स में तो वो हमेशा सेम रहे, उसे हम नाम देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू चेंज होती है जब आप उस सिस्टम को डिवाइड करते हैं। अभी किस तरह से? आपने एक सिस्टम उठाया ना, उसके अंदर आपने एक कंटेनर उठाया, उसके अंदर आपने कोई लिक्विड डाला है, जो भी आपने इसके अंदर डाला है ना, इसका इनिशियल टेम्परेचर 760 टॉर है और इसकी जो टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड है, और इसका जो वॉल्यूम था वो 10 डेसीमीटर क्यूब था, और इसका जो मास है वो 100 किलोग्राम था। सही है। अभी मैं ये करता हूँ, सिस्टम को मैं हाफ करता हूँ, मिसाल दो इक्वल पार्ट्स में इसको तकसीम करता हूँ, आधा सिस्टम वो सर्व गया और आधा वो सर्व गया। अभी ये सिस्टम जब मैंने मिसाल डिवाइड किया, क्या इसके प्रेशर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। प्रेशर जो वो तो मास पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर जो अभी प्रेशर पहले जितना था अभी भी उतना है ना। प्रेशर जो है ना, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है ना, वॉल्यूम आपने डिक्रीज़ किया है, तो प्रेशर तो डिपेंड नहीं करता। अभी टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर पहले भी 25 सेंटीग्रेड था, अभी भी 25 सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मास को देखो, लाजमी बात है जब आपने इस सिस्टम को डिवाइड किया तो मास दो इक्वल इस हिस्सों में तकसीम हुआ। इसका मतलब ये कि मास चेंज हुआ, तो मास क्या है? मास एक्सटेंसिव है। अभी वर्क भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो अगर आपने सिस्टम डिवाइड किया, पहले आपने ज़्यादा वर्क करना था, अभी आप कम वर्क करोगे। इसी तरह से एनर्जी, पहले इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी के साथ ज़्यादा थी, अभी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। इसी तरह से GHS लेंथ ज़ाहिर बात, पहले लेंथ ज़्यादा था, लेंथ कम हो जाएगा। अभी ये प्रॉपर्टी याद करके इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी, सबको याद कर। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हीट, एक होता है वर्क। हीट किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। कहते हैं कि जब हीट एनर्जी जब कहते हैं कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र करे एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे हम नाम देते हैं हीट। लेकिन कहते हैं जब एनर्जी ट्रांसफ़र करे एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर के डिफरेंस, उसे हम नाम देते हैं वर्क। अभी एक जगह आपने प्रेशर लगाया, एक जगह प्रेशर कम था, दूसरी जगह मिसाल एक जगह प्रेशर आपने ज़्यादा लगाया और दूसरी तरफ प्रेशर कम था। मिसाल ये जो हुए ना, ये वो वॉल्यूम के केसेस शुरू हो जाते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊँ कि अगर वॉल्यूम कम हुआ तो वर्क किस तरह से होगा, अगर प्रेशर कम हुआ तो वर्क किस तरह से होगा। अभी जहाँ प्रेशर कम होता है ना, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल हमेशा ये करते हैं कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो मिसाल यहाँ पर वर्क, अगर आपने प्रेशर ज़्यादा किया तो वर्क ज़्यादा हो जाएगा, या वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा ना। इसके अंदर फिर एक कहानी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि हीट क्या है? हीट जो है ना वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है ऑफ सिस्टम को होना है हीट। इससे डिफरेंसेस इसको आप याद कर लें। अगर आप उसके बाद देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स, अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तब एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। फोर्स वही मैंने कहा प्रेशर है, प्रेशर को हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेते हैं। जब आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसे अनंत है वर्क। हीट को हम कैलोरीमीटर से उसको मेजर करते हैं, लेकिन ये कैलोरीमीटर है क्या, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। आगे इसका बॉम्ब कैलोरीमीटर और गिलास कैलोरीमीटर आएगा। कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फोर्स से। वो फोर्स उस फोर्स के नतीजे में हमारे साथ चार तरह के वर्क होते हैं: मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, एक्सपेंशन वर्क जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल वर्क।
अभी जब फिज़िक्स में भी ऐसा था कि जब आप हीट सिस्टम को दोगे तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हीट सिस्टम रिलीज़ करेगा वो नेगेटिव है। ये फिज़िक्स के अंदर भी इसी तरह से था और केमिस्ट्री के अंदर भी इस तरह से है, लेकिन वर्क केमिस्ट्री और फिज़िक्स का डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप वर्क डन बाय सिस्टम करोगे, मिसाल अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वो हम नेगेटिव लेंगे, लेकिन अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ उसको हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन फिजिक्स में क्या कहते थे, अगर वर्क डन बाय सिस्टम होता उसको हम पॉजिटिव लेते थे, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होता उसको हम नेगेटिव लेते थे। लेकिन ये केमिस्ट्री में केस डिफरेंट। ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर हम लोगों ने बनाई है। कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं कि एनर्जी ना ख़त्म हो सकती है ना आप उसे पैदा कर सकते हैं। हाँ, उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप तब्दील कर सकते हैं, या ये कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी यूनिवर्स और सिस्टम को हमेशा कांस्टेंट रहेगी। असल जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका वो ये कहते हैं कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो दो काम करते हैं, या तो उस सिस्टम की से या तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देते हैं और उस पर वर्क डन कर देते हैं ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है दरअसल, लेकिन वो फिजिक्स के अंदर है। केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ आप ये क्वेश्चन याद कर दें कि डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस वी। क्यू हीट है, डेल ई इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर डेल ई इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर डिनोट करते हैं। फिर अगर आपको पॉजिटिव वर्क चाहिए नेगेटिव वर्क चाहिए तो वो फार्मूला आप एक्सचेंज कर आपके साथ आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हिस्सा में। काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की होती हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। जब मॉलिक्यूल एक लीनियर मोशन में होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इस वजह से जो एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल कहते हैं कि जब एक एक्सिस के इर्द गिर्द एक पार्टिकल मिसाल एक एक्सिस के इर्द गिर्द एक पार्टिकल घूमे उसे हम नामते हैं रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम नामते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो मोशन की वजह से जो मोशन होता है उसे हम नामते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम नामते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, तीनों जो है ना वो गैसेस के अंदर मौजूद है, लेकिन सॉलिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाइब्रेशनल है, जो मैंने आपको सॉलिड के चैप्टर में कल बताया भी था। अभी काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होती है, ये तो हमें अब बात समझ आ गई। अभी पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन उसकी वजह से होती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्सेज उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे या तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे। अगर इंट्रा होंगे तो लिंडन डिस्पर्जन फोर्सेज, डाइपोल फोर्सेज, ईटीसी या चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भाई कि एक जगह आपको दिया था कि काइनेटिक के इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो भी दिया था और ये ऑप्शन भी दिया था कि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी उसने लिखा तो फिर लिखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल प्लस न्यूक्लियर प्लस इलेक्ट्रिक प्लस बॉन्ड एनर्जी, तो फिर आपने सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है। जितने भी एनर्जी उन सब एनर्जी किस्म को हम पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अभी कहते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी को मैयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है ना वो आप किसी सिस्टम के अंदर लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से वहाँ पर एटम होते हैं। अभी आप तो हर एक एटम की इंटरनल एनर्जी को आप मैयर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल। तो हम फिर क्या कहते हैं, हम इंटरनल एनर्जी के अंदर हम चेंज को मैयर करते हैं कि इसके अंदर चेंज कितना है। इंटरनल एनर्जी हो या इंथैल्पी हो, उन दोनों को आप उसको आप मैयर नहीं कर सकते, लेकिन हम हाँ उसके चेंज को हम मैयर कर सकते हैं। अभी इंथैल्पी किसे कहते हैं किसी बॉडी के अंदर जितना हीट कंटेंट है उसे हम नाम इंथैल्पी। इंथैल्पी ई प्लस पी वी के बराबर है। ये भी इस तरह से, इसको आप मैयर नहीं कर सकते लेकिन चेंज को मैयर कर सकते हैं। अभी इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या फ़र्क है, देखो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब किसी रिएक्शन के दौरान जितने हीट चेंजेस आएंगे उसे हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट हो किसी रिएक्शन के दौरान, फिर किसी रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी डिफरेंस आती है उसे हम नाम देते हैं इंथैल्पी। ये डिफरेंस है इसके अंदर। डेल ई जब भी आपने करना होगा आपने वॉल्यूम ज़ीरो लेना है। डेल एच आपने जब भी मेयर करना है तो आपने प्रेशर कांस्टेंट लेना है। अभी डेल ई जो है ना वो क्यू ई के बराबर है और क्यू पी जो है ना, देखो जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट करते हो, मैंने आपको बताया बिना, अभी अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर अप्लाई करते हो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ चले गई है।
अभी ये फार्मूला अगर आप लगाओ तो ना इंथैल्पी के इंटरनल एनर्जी के लिए, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वॉल्यूम जीरो है तो वॉल्यूम जीरो हुआ, इसका मतलब ये कि वर्क जीरो हुआ, तो डेल इज इक्वल टू क्यू। तो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को मैंने कहा था कि ये हम हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही फाइंड आउट करते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू क्यू वी। सही। उसके बाद यहाँ पर फिर प्रेशर हम क्या लेते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर के अंदर चेंज नहीं आता, तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच। ये एक इक्वेशन, इसको फिर आप डिराइव करें ना, आपको मालूम हो जाएगा। अभी हम कहते हैं कि डेल एच के अंदर इंथैल्पी के अंदर वर्क ज़ीरो नहीं होता और इंटरनल एनर्जी के अंदर वर्क ज़ीरो हो जाता है। हम कहते हैं कि क्यू पी हमेशा ज़्यादा होगा क्यू वी से। मिसाल इंटरनल एनर्जी के अंदर जो हीट है ना, वो कम होगी किससे, डेल एच से। वो क्यू पी जो है ना, जो एंथैल्पी की जो हीट है वो हमेशा ज़्यादा होगी इंटरनल एनर्जी के हीट से। क्यों? क्योंकि क्यू पी अगर आप फार्मूला देखोगी ना, क्यू पी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। क्यू पी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के, लेकिन क्यू वी के अंदर वर्क होता नहीं, वो सिर्फ एनर्जी की इक्वल होता है। अभी अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सॉलिड और लिक्विड में तो वॉल्यूम जीरो होता है, वहाँ पर इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। अभी देखो, अगर डेल एन जीरो होता है, डेल एन कहते हैं प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये जीरो हुआ किसी रिएक्शन के अंदर तो डेल एच और डेल ई बराबर होगा। अगर डेल एन पॉजिटिव हुआ तो डेल एच ज़्यादा होगा डेल ई से। मिसाल अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ रिएक्टेंट से, अगर डेल एन नेगेटिव हुआ तो डेल एच हमेशा कम होगी डेल ई से। डेल एन कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसको कहते हैं। ये चीज़ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर फिर हम पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में, तो मैंने आपको समझा दिया था कि थर्मोकेमिस्ट्री में से कहते हैं। अभी दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप देखते हैं तो रिएक्टेंट ज़्यादा ही एनर्जी पर है या प्रोडक्ट, लाजमी मत है रिएक्टेंट हाई है और प्रोडक्ट नीचे हैं, तो रिएक्टेंट हमेशा ज़्यादा एनर्जी पर होंगे और प्रोडक्ट हमेशा लो एनर्जी पर होंगे। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम डेल एच जो इंथैल्पी उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और डेल ई को भी, इंटरनल एनर्जी को भी हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं? क्योंकि डेल एच हो या डेल ई हो, दोनों क्या है, दोनों एनर्जी है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होते हैं, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो हमने इसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है। अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि डेल आर एच आर, मतलब ये कि रिएक्टेंट की जो इंथैल्पी, देखो इंथैल्पी सिर्फ इंथैल्पी कहते हैं एनर्जी को। अभी यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की जो इंथैल्पी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट की इंथैल्पी से। मिसाल एच आर इज ग्रेटर देन एच पी, और जो इंटरनल एनर्जी रिएक्शन की होगी वो भी हमेशा ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से। सही है। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे या रिएक्टेंट, सवाल ये आता है। यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो लो एनर्जी पर है, जो चीज़ लो एनर्जी पर हो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है किससे, रिएक्टेंट से। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ ब्रेक कम होंगे नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म से। यहाँ पर क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ना बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी बॉन्ड ब्रेकेज, या फिर तरह के बॉन्ड ब्रेकेज कम होती है बॉन्ड फॉर्मेशन से। जनरली जितने भी, देखो सब की मैं बात नहीं कर रहा, जितने भी एक्सोथर्मिक, मिसाल कहते हैं कि मोस्टली जो जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना वो एक्सोथर्मिक, ये मैं जनरली आपको बात कर रहा हूँ। सारे के सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो आगे मैं आपको एक बताऊँगा वो एक्सोथर्मिक नहीं है। मिसाल वो स्पॉन्टेनियस वो एक्सोथर्मिक नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब कोई सिस्टम अपनी हीट क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो अपने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा है और सराउंडिंग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर मैंने गलती की, मैं इन दोनों रेशो को मैंने क्या किया, ऊपर किया है। सिस्टम का टेम्परेचर की जो एरो है ना वो डाउन आएगी, वो डिक्रीज़ होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी एंडोथर्मिक। ये मैं आपको ना एक सेकेंड पॉइंट में आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं कि डेल एच जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, या कुछ ऑप्शन है इस तरह से आ सकते हैं कि हमेशा ज़ीरो से कम होगा, दोनों आ सकते हैं आपके लिए। अभी अगर हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को देख रहे हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं किसे, एक्टिवेशन एनर्जी देखो डेल एच और डेल ई जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जितना एनर्जी डिफरेंस है उसे नाम होता है डेल एच या डेल ई।
रिएक्टेंट से ऊपर जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर है, रिएक्टेंट से ऊपर जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर है, उसे हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं किससे, डेल एच से। लाजमी बात है ज़्यादा होगा डेल एच से। डेल एच जो है ना वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस, लेकिन रिएक्टेंट से ऊपर जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी किससे, डेल एच से। पहली बात, एक्टिवेशन एनर्जी जी डेल एच के बराबर भी हो सकती है, सही है। एक्टिवेशन एनर्जी कम भी हो सकते हैं डेल एच से। ये तीनों एक्सप्रेशन आप याद कर लें। उसके बाद इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ना उसको आप रिवर्स करें ना, सब ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ ये यहाँ पर जो है ना रिएक्टेंट जो है वो कम एनर्जी पूरे होते हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी पूरे होते हैं ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर हमेशा ज़्यादा होगी किससे, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर हमेशा ज़्यादा होगी डेल एच और डेल ई से। क्योंकि ना रिएक्टेंट और क्योंकि रिएक्शन को आपने ना ज़्यादा एनर्जी देनी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी ना इस अप हिल को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो एक्टिवेशन और एनर्जी होती है ना वो हमेशा कम होती है एंडोथर्मिक से। तो आपको ज़ाहिर ये बात यहाँ से पता लग रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हमेशा कम होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन से। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, या वो रिएक्शन जिसके लिए आप कुछ इनिशिएट या उसको आप इनिशिएट कर दे फिर वो खुद ब खुद हो रहा है, उसे नाम होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कि कोयले को, पेट्रोल को जब आप जलाते हैं ना, जब आप उसको जलाते हैं तो आप उसको मिसाल कुछ हीट पहले से आप प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद जलते हैं, तो ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस। या वो रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हों वो भी स्पॉन्टेनियस है। जैसे ये रियल प्रोसेस है, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये इरिवर्सेबल है। अभी जैसे कि वाटर का ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होता है। फिर पानी जो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता खुद ब खुद। जैसा कि वाटर फ्लो करता है हाई से लो लेवल की तरफ, हीट जब फ्लो करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मिसाल एसिड और बेस रिएक्शन है, वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन उसे कहते हैं जहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज़ को जलाएं और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाए, वो क्या है, वो भी वो कंबशन रिएक्शन है, सही है। और डेल एच जो है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो वो यहाँ पर तो मैंने आपको बात बताई थी कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे वो एक्सोथर्मिक होंगे, लेकिन वो एक्सोथर्मिक भी, अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होते हैं। अभी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये हमें कौन बताएगा, ये हमें इंथैल्पी नहीं बता सकती, ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी बताएगा। गिब्स फ्री एनर्जी ही हमें बताएगा कि यार ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो ये जो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है G=H+TS, इसको आप ख़त्म कर दें, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं ना। सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज़फुल वर्क के लिए इस्तेमाल हो जाए उसे हम नाम देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव थी तो इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर नेगेटिव थी स्पॉन्टेनियस है, अगर जीरो थी मतलब ये कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। ये आपको सिर्फ आएगा, ये आपको मालूम नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको देगा कि भाई के अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आई तो क्या होगा, तो आपने कहना है कि यार ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस है, अगर जीरो आया मतलब ये कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। ये जितने भी मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस आपको पढ़ा है ना, उसको आप छोड़ो, आप इस ग्राफ से याद कर, इसके अंदर मैंने ना सही से लिखा है, सारे के सारे ना मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके एग्जांपल्स भी याद कर दें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, इस सब को याद कर ले। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर ना बर्निंग ऑफ कोल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दी है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर कि मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ना वो एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन कहते हैं कि सम एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ना वो स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि क्या, वाटर लिक्विड को जब आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन है स्पॉन्टेनियस। NH4Cl को जब आप NH4+Cl में कन्वर्ट करते हैं ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस लेकिन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद हीट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, मैंने कहा कि किसी रिएक्शन के दौरान जितनी हीट चेंजेस आती हैं उसे नाम होते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। अभी हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इंथैल्पी भी हो सकती है, हीट ऑफ रिएक्शन इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है। स्टैंडर्ड कंडीशन किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को 1 atm प्रेशर 760 या 760 और इसके कह दे
25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मोलर इक्वल सोल्यूशन कंसनट्रेशन। मिसाल 1 मोल हम कंसनट्रेशन उठा ले, इसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। वो स्टेट, वो सिस्टम जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। अभी वाटर जो है ना, वो उसका जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो लिक्विड है। मीथेन की क्या है, गैस है। अभी मीथेन का गैस होना, वाटर का लिक्विड होना, इसको हम नाम स्टैंडर्ड स्टेट। अभी हम इंथैल्पी पढ़ते हैं। इंथैल्पी अभी देखो, अगर कोई हीट चेंजेस किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। क्या उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। वे क्या कहते हैं, डेल एच नॉट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज इसे कहते हैं कि अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड स्टेट में उठा लें और 1 मोलर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हो उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। अभी इंथैल्पी चेंज के ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के ना 6 टाइप्स। पहले टाइप को नाम देते हैं मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसे कहते हैं कि जब आप 1 मोल प्रोडक्ट को बनाते हैं, कहते हैं कि वो इंथैल्पी चेंजेस जो किसी रिएक्शन के दौरान आए, जब आप 1 मोल प्रोडक्ट को बनाते हैं उसके एलिमेंट से, उसके एलिमेंट्री सब्सटेंस से, उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड। फिर जब जितने भी इंथैल्पी चेंजेस आते हैं उस इंथैल्पी चेंजेस को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर उसके एलिमेंट्री सब्सटेंस जो है ना, वो एलिमेंट की शक्ल में भी हो सकता है। मिसाल सोडियम हो, कार्बन हो, सल्फर हो, वो मॉलिक्यूल की शक्ल में भी हो सकते हैं, जैसे कि N2, Cl2, O2 से। अभी देखो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलना, अब यहाँ पर आप गौर करो ना, देखो होना 1 मोल ही चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मोल होना चाहिए, 2 मोल नहीं होना चाहिए। अभी कार्बन ऑक्सीजन क्या है, वो एटम है, उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है, वो मैंने इसके सामने लिखी है। वाटर की मैंने उसके सामने लिखी है, और इथेनॉल की मैंने उसके सामने लिखी है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैंने उसके सामने लिखी है। ये सबको आप याद कर लें। अभी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उस बाद मैंने लिखा इलेक्ट्रोप। स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रोप के बारे में बताता है। इलेक्ट्रोप किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी एलिमेंट के जितने शक्ल होते हैं उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोप। जैसे कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रोप, एक वो ग्रेफाइट फॉर्म में होता है जो वो हेक्सागोनल होता है, और एक वो डायमंड के फॉर्म में होता है, जो मैंने आपको पहले भी कल इलेक्ट्रोप मैंने बताया था सॉलिड्स के चैप्टर में। वो इलेक्ट्रोप यहाँ पर आ रहे हैं। कहते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड। अभी ग्रेफाइट की जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन है ना, वो 0, लेकिन डायमंड की क्या है, -1.8 किलो जूल पर मोल। अभी कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोफ, चाहे वो कार्बन का हो, चाहे वो जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोफ हो, जिसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन 0 हो, तो वो इलेक्ट्रोफ सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोफ होगा उसी एलिमेंट का। सही है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड में कौन सा स्टेबल इलेक्ट्रोफ है, वो ग्रेफाइट ही है। अभी स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन जो है ना, वो एलिमेंट के लिए हमेशा 0 होती है। जैसे कि अगर फ्लोरीन आप उठाओ, सोडियम उठाओ, वो हमेशा उसके लिए 0 होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन किसके लिए, एक कंपाउंड के लिए। अभी हम लोगों ने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड आया। अभी ये जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन ये ना कार्बन की है, ना ऑक्सीजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। अभी अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से। अगर नेगेटिव आई, मतलब ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट्स। अगर पॉजिटिव आया, मतलब ये कि प्रोडक्ट कम स्टेबल है रिएक्टेंट्स। उसके बाद स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये फिर क्या है, वो इंथैल्पी जो, देखो मैं जो जुमले आपको कह रहा हूँ ना, उस पर गौर करो। कहते हैं कि वो इंथैल्पी चेंज जब आप 1 मोल सब्सटेंस को कम्प्लीटली बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में लाजमी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो आगे नहीं लगेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट साइड पर निकलना ज़रूरी है, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। अभी जिस तरह से कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड है, -393.7 किलो जूल पर मोल है। अभी आप कहोगे कि यार पिछले भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन जो है वो -393.7 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम लोगों ने मालूम किया, तो ये देखो यहाँ पर जो मैंने आपको इंथैल्पी बताई, वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी, कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर जो -393.7 आया ना, वो कार्बन, सिर्फ वो क्या है, वो कार्बन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। अब इस तरह से CH4 की क्या है, वो भी मैंने बता दी। ये भी CH4 की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। इथेनॉल की मैंने बता दी, फिर इथेनॉल की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। कहते हैं कुछ लिमिटेशंस है, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट साइड में निकल जाए,
क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा था कि कंबशन में ना कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह निकल जाए। जिस तरह से भी अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो H2 आपको देगा। अब यहाँ पर सल्फ़र की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो कितनी है, वो 285 है। इस तरह से सल्फ़र की भी देख लो, वो इसको आप मेमोराइज़ कर लें, इसको आपने रटना है और कोई तरीका भी इसका नहीं है। कहते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड अपने ऑक्साइड में तब्दील होता है तो वो हमेशा उसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगी। जिस तरह से सल्फ़र ने ऑक्सीजन के साथ मिला, उसने वो अपने ऑक्साइड में तब्दील हो गया, सल्फ़र और डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की एप्लीकेशन ये कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में अंडरस्टैंड करता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी को ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में यूज़ होते हैं। किस तरह से यूज़ होते हैं वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। या हमें किसी चीज़ स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ये भी आगे आएगा, इसको छोड़ो। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सीखते हैं। कहते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो वो एंथैल्पी चेंज जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अपने मोलर कंसंट्रेशन में उठाते हैं तब जितनी एंथैल्पी चेंज आती है उसे नाम होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यार ये तो आसान है, इसको आप कर सकते हो। या ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कहते हैं जब आप एक मोल सब्सटेंस को डिसोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर उसे नाम होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा एक्सोथर्मिक भी होगा, एंडोथर्मिक भी होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं, जो कहते हैं कि जब आप वो एंथैल्पी चेंज जब आप एक मोल गैसियस सब्सटेंस को बनाते हैं उसके एलिमेंट्स से नाम से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अभी हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितने 218 है। क्लोरीन की ये है, सारे के सारे में और ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा। अभी आपको एक पॉइंट दी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा बॉन्ड एनर्जी की हाफ होगा। बॉन्ड एनर्जी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर उसे नाम है बॉन्ड एनर्जी। सही है। अभी H2 की जो बॉन्ड एनर्जी कितनी है 436 किलो जूल पर मोल। अभी बॉन्ड एनर्जी को आप हाफ कर दो, जो वही जो भी हो जाए वो हाइड्रोजन की क्या होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। बस इस तरह से आप याद रखें। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं कि जब आप एक वो एंथैल्पी चेंज जब आप एक मोल हाइड्रोजन आयन जब एसिड से आते हैं और एक मोल हाइड्रोजन आयन जब वो बेस हाइड्रोक्साइड आयन जब बेस आते हैं और वो आपको एक मोल वाटर दे दे, तब वाटर की जो जितनी एंथैल्पी होती है उसे हम होते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सही है। अभी देखो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तब हमेशा वाटर की जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी ना वो -57.4 किलो जूल पर मोल होगी। H2S और NO मिसाल ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वाटर की भी जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा -57.4 किलो जूल पर मोल होगी। अभी अगर आप सेकंड केस में देखिए H2 और 2 NOH में लिए ना, यहाँ पर 2 H2 है। अभी यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है ना वो -11.4.8 किलो जूल पर मोल। अभी तो आपने कहा कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो वाटर की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो क्या होगी -57 होगी। लेकिन अभी यहाँ पर किस तरह से 114 आया। अभी यहाँ पर देखो उसने 2 मोल लिखे, ये 2 मोल की है। अगर आप इसको हाफ करो तो 1 मोल ही आ जाएगा ना। इसको या मैंने 2 मोल की एक जगह लिखी है क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल है ना। अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अभी इसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, वीक बेस आ जाए या वीक बेस आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, फिर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो -55.2 किलो जूल पर मोल होगी। अभी यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ये जब NaOH के साथ मिलेगा तो वो हमें एसिटेट वो सोडियम एसिटेट और वाटर देगा। अभी यहाँ पर एसिड वीक है। ये वीक एसिड क्या करता है, ये मुकम्मल 1 मोल हाइड्रोजन आयन हमें नहीं दे सकता। फिर हमने इसको हीट करना होगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जब हम इसको हीट करते हैं ना तभी हमें मुकम्मल 1 मोल हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो फिर हमें वहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ना वो तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं मिलेगी, वो तो जो हमने हीट दिया था ना वो एनर्जी भी तो भी हमें मिलेगी। तो वो एनर्जी हमें से माइनस करते हैं तो हमें -55.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है। सही। उसके बाद कहते हैं केस 3 अगर दोनों वीक हो तो अपने दोनों को हीट करना होगा, एसिड को भी और बेस को भी। फिर जो आपके पास एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी -49.9 किलो जूल पर मोल, और ये वाटर की होगी ना हमेशा। उसके बाद कहते हैं कि हम एंथैल्पी को किस तरह से मेजर करते हैं। एंथैल्पी को मेजर करने के लिए 2 प्रोसेस, एक को हम नाम लेते हैं गिलास कैलोरीमीटर, एक को हम नाम लेते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। गिलास को कैलोरीमीटर के जरिए हम 3 एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। फैंस का मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये 3 वैल्यूज है ना, ये हम हमेशा किसके जरिए मेजर करते हैं, गिलास कैलोरीमीटर के जरिए मेजर करते हैं। अभी गिलास कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वुड बॉक्स लेते हैं। उस वुड बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, कॉटन के उसके अंदर हम कॉटन डालते हैं ना।
कॉटन क्या करता है, ये हीट को बाहर जाने और आने नहीं देता। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमें वुड हम लोगों ने लिया, वुड के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, कॉटन लिया। कॉटन हमने रखा, और उस कॉटन के बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक कंटेनर प्लेस किया, एक गिलास प्लेस किया। वो गिलास कॉपर से बना होता है। उसके अंदर जो जिस सोल्यूशन की आप इंथैल्पी मालूम करना चाहते हैं उसको उसके अंदर वो सोल्यूशन डाल दो। फिर हमने यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगाया। थर्मोमीटर हमें ये बताएगा कि इसके अंदर हीट चेंज कितनी आई, क्योंकि वो तो इंथैल्पी ही मेजर करेगा। और इसके अंदर हम स्टीरर यहाँ पर रखेंगे। स्टीरर उससे कहते हैं ना, जो किसी सोल्यूशन को हिलाता होता है कि वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, हमें हीट दे दे। तो क्या करें, इसके अभी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आते हैं कि वर्क किस तरह से करेगा। देखो, पहले 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 आप टेम्परेचर को मेजर कर दो। जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ ना, पहले आप टेम्परेचर को मेजर कर दो। आपने टेम्परेचर को मेजर कर दिया, उसके बाद रिएक्शन हो गया। फिर जब जितनी हीट आई, जितना टेम्परेचर आया, वो हम थर्मोमीटर से मालूम करेंगे जितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। फिर जब उसके बाद एंड पर जब आपने टेम्परेचर देखा, उन दोनों टेम्परेचर को आप माइनस कर दो तो आपके पास इंथैल्पी चेंज आ जाएगी। तो गिलास कैलोरीमीटर जो है वो हमें एक फार्मूला डिराइव करते हैं। वो फार्मूला जो वो उसने डायरेक्ट दिया है कि इस फार्मूले से आप किसी भी सब्सटेंस के आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन या एंथैल्पी फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं कि वो हमें कितनी हीट देती हैं। वो फार्मूला है Q = MS मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। M क्या है, वो मास ऑफ रिएक्टेंट है जो आपने डाला है। S क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। डेल टी किसे कहते हैं, डेल टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस ही है। अभी यहाँ पर Q क्या ज़ाहिर करेगा, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या कितनी हीट रिलीज हुई। अभी देखो स्टैंडर्ड Q की ये हमें 3 वैल्यू बताता है, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्यूशन, फॉर्मेशन। न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ इसका मतलब ये कि हीट यहाँ पर हमें हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, तो Q हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें बताएगा। लेकिन बॉम्ब कैलोरीमीटर पे ये हमें दोनों नहीं बताएगा, एक बताएगा। MS की जो प्रोडक्ट है ना, मास और स्पेसिफिक हीट की प्रोडक्ट को बनाते हैं हीट कैपेसिटी। उसके बाद बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या कहते हैं, ये फिर हमें मेजर करता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी, फूड की और फ्यूल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें बताता है। इस तरह से हम कोई प्रोटीन खाते हैं या कोई और चीज़ खाते हैं, उसके डब्बे के उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि यार ये चीज़ हमें इतनी एनर्जी देता है ना। तो वो किस तरह से मालूम करते हैं, वो उससे बॉम्ब कैलोरीमीटर से मालूम करते हैं कि ये प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, मिसाल ये सब्सटेंस हमें कितनी एनर्जी देता है। अभी इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हमें एक कंटेनर उठाते हैं ना, उस कंटेनर के अंदर हम एक क्या रखते हैं, उसके अंदर हम एक बॉम्ब रखते हैं। चल बॉम्ब की तरह गोल बना हुआ एक चीज़ होता है ना, वो स्टील से बना होता है। और इस बॉम्ब के इर्द गिर्द ना यहाँ पर ये इस जगह पर हम लोगों ने क्या रखा होता है, वो पानी रखा होता है। पानी क्या करता है, वो जितना गर्म होता है, उस गर्म होने से मिसाल इसके अंदर हम लोगों ने एक थर्मोमीटर प्लेस किया होता है। वो थर्मोमीटर हमें टेम्परेचर बताता है कि पहले इसका टेम्परेचर कितना था और बाद में इसका टेम्परेचर कितना हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रे रखते हैं। ट्रे का मतलब ये प्लेट रखते हैं। उस प्लेट के अंदर हम जिस भी सब्सटेंस की हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसकी हीट मालूम करनी कि कितना हीट हमें देगा, उसको हम रखेंगे। वो एक बात आपको याद हो कि ये जो सब्सटेंस आप लोगे ना, उस सब्सटेंस की हीट हमें मालूम होनी चाहिए। और सॉरी, उस सब्सटेंस का वेट हमने मालूम पहले से ही करना होगा, वो प्री वेटेड होना चाहिए। उसका वेट आपको मालूम हो कि मैंने कितना लिया। उसके बाद इस बॉम्ब की ना इनर साइड से हम इसको क्या करते हैं, इसकी हम कोटिंग करते हैं ताकि इस जितने भी रिएक्शन हो ना, इसके अंदर कोरिजन ना हो। तो नीचे से हम क्या करते हैं, प्लैटिनम क्रूसिबल रखते हैं। प्लैटिनम क्रूसिबल क्या करते हैं, इग्निशन देता है। मिसाल वो स्पार्क देते हैं ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। मिसाल एक रिएक्शन को इनिशिएट करना, इस तरह से जिसके माचिस की तीली, इसे होते हैं प्लैटिनम क्रूसिबल। और फिर इसके अंदर हम स्टीरर डालते हैं। स्टीरर क्या करते हैं, इस पानी को हिलाते हैं। और फिर आपने क्या करना है, इस बॉम्ब के अंदर आपने 20 एटम पर आपने क्या डालना है, ऑक्सीजन डालना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो बर्निंग में ही आपको मदद देगा। अब जब आप पहले इसका टेम्परेचर मालूम कर दे कि जब रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका टेम्परेचर कितना था, फिर जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया फिर आप टेम्परेचर मालूम करो, फिर जब टेम्परेचर मालूम करो, दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको एंथैल्पी आएगी। अब मालूम किस तरह से करेंगे ना, जो ही रिएक्शन होगा ना, ये बॉम्ब जो है ना, ये क्योंकि स्टील से बना है, ये हीट रिलीज़ करेगा। जब ये हीट रिलीज़ करेगा तो पानी गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म हो जाएगा, पानी के गर्म होने से थर्मोमीटर हमें रीडिंग दी कि यार इसके अंदर इतनी टेम्परेचर डिफरेंस आई है, तो इसको इस तरह से आप मेजर कर दें। यहाँ पर फिर जब क्यू जो है ना, क्यू यहाँ पर सिर्फ एनर्जी रिलीज़ के बारे में बताएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, हम लोगों ने कहा कि वो हमेशा एक्सोथर्मिक की होगी। यहाँ पर वो हमें ये बताए कि कितनी हीट रिलीज़ हुई है, क्योंकि जब जो भी प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको हम पर जब लिखते हैं ना, वो कहते हैं कि ये हमें इतनी हीट दे सकती है। ये नहीं कहते हैं कि यार वो हमसे इतनी हीट ले सकते हैं, तो हम उसको हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। यहाँ पर सी क्या है, सी जो है वो हीट कैपेसिटी को ज़ाहिर करता है। हीट कैपेसिटी क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस की
जब आप 1 सेंटीग्रेड हीट बढ़ाते हैं उसको हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी। अभी ये जो मेथड 2 मेथड बॉम्ब कैलोरीमीटर और गिलास कैलोरीमीटर, ये हमें इंथैल्पी को डायरेक्ट मेजर करके देते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट मेजर नहीं होती, उसके लिए हम हेसेस ला लेते हैं। अभी हेसेस ला किसे कहते हैं कि रिएक्शन जो है ना वो कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन हो रहा हो उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से करो, वो बात पर डिपेंड नहीं करता, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने फाइनल और इनिशियल कंडीशंस क्या दी हैं, उसे हम मानते हैं हेसेस ला। हेसेस ला ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगा, इंथैल्पी चेंज जीरो आएगा, चाहे वो आप जिस भी तरीके से करो, इंथैल्पी चेंज उसके अंदर इंथैल्पी जीरो नहीं होगी, इंथैल्पी चेंज जीरो होगा। सही है। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंथैल्पी हमेशा जीरो होगी, ये बात आप याद रखिए। ये ला भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बुनियाद पर बेस्ड है। अभी कहते हैं कि अब आपने 2 NaOH लिए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया तो इसने आपको Na2CO3 लिया। अभी अगर आप इस प्रोसेस से करोगे, अगर डायरेक्ट करोगे तब भी आपको -89.06 किलोग्राम मिलेगा, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट करते हैं, पहले आप NaOH को ना NaHCO3 और NaOH में तब्दील करते हैं, उसके बाद मिलाते हैं, तब भी आपको इतनी ही एनर्जी मिलेगी। देखो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, डायरेक्ट मिलाया तो वो इतनी ही एनर्जी दे दी। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, एक दफ़ा NaOH कार्बन डाइऑक्साइड, 2 स्टेप में मैंने किया, फिर जो टोटल एनर्जी थी वो सेम ही थी जिस तरह से पहले थी। हेसेस ला हमें क्या करते हैं, हेसेस ला जो है ना वो इंथैल्पी को इनडायरेक्टली मेजर करती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हेसेस ला की ज़रूरत पड़ी क्यों। देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, अभी अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हो तो एल्यूमिनियम के ऊपर इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, तब हम इसको इंथैल्पी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते बॉम्ब कैलोरीमीटर के जरिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके लिए हेसेस ला यूज़ करते हैं और इसकी जो एनर्जी उसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अभी CCl4 की एनर्जी भी हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों मेजर नहीं कर सकते इसकी इंथैल्पी, क्योंकि ये बनता ही डायरेक्ट नहीं है, ये बहुत स्टेप के बाद बन जाता है। तीसरी बात, हम कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी भी डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। क्यों डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। उसके बाद इसकी एक और एप्लीकेशन है बोर्न हाइबर साइकिल। ये हमें क्या किसके बारे में बताता है, ये हमें बोर्न हाइबर साइकिल के बारे में बताता है। बोर्न हाइबर साइकिल आप नेट से पढ़ो, बहुत ही ईजी, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर समझ ना आए फिर मैं आपको वो भी पढ़ा दूँ।